Hello everyone. So we have started Unit 1 Electrostatics and today's topic is torque on electric dipole placed in non-uniform electric field. Basically इस टॉपिक का डेरिवेशनल पार्ट हमें नहीं है, बट हमें देखना है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका मोशन कैसा होगा. ठीक है. So when a dipole is placed in non-uniform electric field, it will experience different forces at different positions in field, hence net force on dipole in electric field is not zero. So see, जब आप किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जिसकी वैल्यू वेरी करे. वेरी मीन्स डिफरेंट पोजीशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, डिफरेंट हो. सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होगी तो जो डाइपोल के दो चार्जेस हैं हमारे पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो चार्जेस भी क्या करेंगे, डिफरेंट फोर्सेस एक्सपीरियंस करेंगे. प्रीवियस केस में क्या था, चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहे थे. ठीक है, बिकॉज वहाँ पर फील्ड क्या थी, यूनिफॉर्म. ठीक है, हर पॉइंट पर सेम वैल्यू थी. बट यहाँ क्या है, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो चार्जेस भी डिफरेंट फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. मीन्स अब फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा. अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो जो नेट फोर्स डाइपोल पर लगेगी वो क्या होगी, ज़ीरो नहीं होगी इस केस में. ठीक है, मीन्स कुछ ना कुछ नेट फोर्स डाइपोल पर लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, डाइपोल के पास ट्रांसलेटरी मोशन होगा. ठीक है. Thus, a net translatory force and torque acts on the dipole. So, non-uniform electric field में क्या होगा, net translatory force भी लगेगी डाइपोल पर. टॉर्क तो लगेगी ही लगेगी. हर डाइपोल चाहे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, वो टॉर्क तो एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा. ठीक है, बट इस केस में डाइपोल पर ट्रांसलेटरी फोर्स भी लगेगी. मीन्स डाइपोल का लीनियर मोशन भी होगा. ठीक है. Thus, dipole has both translatory motion and rotational motion. ठीक है. So see here in diagram, ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा है. ठीक है. एंड यहाँ भी इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाइंड है विद इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. सो सी, अगर हम इस नेगेटिव चार्ज को देखें तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के उस रीजन में पड़ा है जिस रीजन में फील्ड लाइंस क्या है, क्लोज हैं. मींस इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़्यादा है, मींस स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. एंड अगर हम पॉजिटिव चार्ज को देखें तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के उस रीजन में पड़ा है जिस रीजन में फील्ड लाइंस में स्पेस ज़्यादा है. स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक है. सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट वैल्यूज होने के कारण ये दोनों चार्जेस फोर्स भी कितनी एक्सपीरियंस करेंगे, डिफरेंट. ठीक है, बिकॉज फोर्स का फॉर्मूला हम कर चुके हैं कल, F इज इक्वल टू क्यू. फोर्स किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ही नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट है तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी. इसी वजह से जो नेट फोर्स है ऑन डाइपोल वो ज़ीरो नहीं होगी. ठीक है. मीन्स कुछ ना कुछ फोर्स इस डाइपोल पर लगेगी जिसकी वजह से इस डाइपोल का कौन सा मोशन होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा. ठीक है. एंड सिंस दो फोर्सेस लगेंगी इस डाइपोल पर तो उस वजह से वो फोर्सेस कपल भी बनाएंगी एंड इसीलिए इस डाइपोल के पास रोटेशनल मोशन भी होगा. ठीक है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल. सो स्टूडेंट्स +1 में आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा कि बॉडी की पोजीशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. एंड इसमें क्या है, जब हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की पोजीशन की वजह से उसके पास एक स्टोर्ड एनर्जी होती है एंड उस स्टोर्ड एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. एंड हम इसका आज रिलेशन डिराइव करेंगे. सो फॉर दैट consider an electric dipole having dipole moment P and is placed in external electric field E
such that it is making an angle theta with electric field. So suppose हमारे पास कोई डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है p, एंड जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है सच दैट कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइंड है एट एन एंगल थीटा. ठीक है. सो हमें पता है जब भी हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क. ठीक है. सो टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा. यहाँ मैंने टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखा है. ठीक है. सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. सो नाउ सपोज आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करवाना चाहते हैं. सो अगर आप डाइपोल को रोटेट करवाना चाहते हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा. ठीक है. सो लेट हम डाइपोल को रोटेट करवा रहे हैं थ्रू स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा. ठीक है. सो वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा इज गिवन बाय डी डब्ल्यू. अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा. डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा. सो ये है वर्क डन का एक्सप्रेशन. अब ये रिलेशन कहाँ से आया? आपने +1 में पढ़ा है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. ये होता है फॉर ट्रांसलेटरी मोशन. ये वर्क की वैल्यू है फॉर ट्रांसलेटरी मोशन. बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डाइपोल को रोटेट करवा रहे हैं, मीन्स रोटेशनल मोशन हो रहा है. तो बॉडी को रोटेट करवाने के लिए हमें फोर्स नहीं, हमें टॉर्क चाहिए. तो हम वर्क के एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, W इज इक्वल टू फोर्स के प्लेस में हम क्या डाल देंगे, टाउ. एंड जब हम डाइपोल को रोटेट करवाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी. सो इसीलिए हम S को रिप्लेस कर देंगे थीटा से. सो वर्क किसकी इक्वल आ जाएगा, टॉर्क इनटू थीटा. ये भी क्या है, रोटेटिंग फोर्स, एंड ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो फॉर रोटेशनल मोशन ये वर्क की वैल्यू होती है. सो इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ स्मॉल वर्क डन लिखा है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम कितनी ले रहे हैं, डी थीटा. ठीक है. सो सी इन नेक्स्ट स्टेप मैंने टाउ की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पुट कर दी है. स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा. ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. सो देखो यहाँ पर दोनों साइड डी लगा हुआ है, मीन्स डिफ्रेंसिएशन हो रही है. सो टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को इंटेग्रेट करना पड़ेगा. ठीक है. सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ स्मॉल वर्क डन, एंड डी डब्ल्यू की वैल्यू है हमारे पास पी ई साइन थीटा डी थीटा. सो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे. सिंस डाइपोल मोमेंट यहाँ पर कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसे हम इंटेग्रल से बाहर ले लेंगे. सो सी हियर नेक्स्ट स्टेप में मैंने वही किया है. वर्क डन इज इक्वल टू पी ई को इंटेग्रल से बाहर ले लिया मैंने. सो इंटेग्रल ऑफ क्या आएगा हमारे पास, साइन थीटा डी थीटा. सो इसका फॉर्मूला अब आपको याद रखना है कि इंटेग्रल ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस कॉस थीटा. ठीक है. सो इन नेक्स्ट स्टेप मैंने इस इंटेग्रल की वैल्यू पुट कर दी है. सो वर्क डन इज इक्वल टू पी ई इंटू माइनस कॉस थीटा. इस माइनस साइन को अगर मैं आगे ले आऊँ तो वर्क डन कितना होगा हमारे पास, माइनस पी ई कॉस थीटा. ठीक है. +1 में आपने किया होगा कि वर्क किसके इक्वल होता है, एनर्जी के. सो हम यहाँ क्या वर्क कर रहे थे, हम डाइपोल को रोटेट करवा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में. सो जब हम डाइपोल को रोटेट करवाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो जो वर्क होगा वो क्या होगा, डाइपोल में स्टोर हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल. So this work done is stored in the dipole as electric potential energy of dipole. So हम इस वर्क को मीन्स W को रिप्लेस कर देंगे U से, जो हमारा सिंबल है फॉर पोटेंशियल एनर्जी. सो सी मैंने नेक्स्ट स्टेप में W को रिप्लेस कर दिया है U से. एंड देखो मैंने इस फॉर्मूले को कैसे लिखा है. सी P इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड E इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो दो वेक्टर्स के साथ जब कोस थीटा लगा हो तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट. तो मैंने वही यहाँ लिख दिया है, नेगेटिव साइन एज इट इज एंड पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर. ठीक है. तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, इस वेक्टर के. सो ये है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सो नोट,
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज अ स्केलर क्वांटिटी। वैसे भी आपको पता है एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है? बिकॉज इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमेशा ही स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जो अभी हमने रिलेशन डिराइव किया पोटेंशियल एनर्जी का, उसमें हमने लिमिट्स नहीं ली थी। ठीक है, तो वो हमारे पास एक फॉर्मूला अलग है। बट अगर हम लिमिट्स लें, सी हम यहाँ पर क्या करवा रहे थे, डाइपोल को रोटेट करवा रहे थे, मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करवा रहे थे, तो एंगल की ही हम यहाँ क्या लेंगे, लिमिट्स। ठीक है। सो इफ लिमिट्स आर गिवन, सो वर्क डन कितना होगा, सी पी ई, हम वहाँ क्या कर रहे थे, इंटेग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अब हम लिमिट्स लगा देंगे फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक है। सपोज आप थीटा 1 से रोटेट करवा रहे हैं डाइपोल को थीटा 2 तक। ठीक है। सो इसका इंटेग्रल हमें पता है माइनस कॉस थीटा, तो क्लोज ब्रैकेट लग जाएंगे एंड लिमिट्स यहाँ आ जाएंगी थीटा 1 एंड थीटा 2। एंड मेथड आपको पता है, पहले हमें अपर लिमिट पुट करनी है एंड माइनस करेंगे उस वैल्यू में लोअर लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है। सो वर्क डन इज इक्वल टू पी ई ब्रैकेट स्टार्ट माइनस कॉस अपर लिमिट थीटा 2 माइनस इसी फैक्टर में हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। सो ब्रैकेट स्टार्ट, फैक्टर है हमारे पास माइनस कॉस एंड लिमिट है थीटा 1, ब्रैकेट क्लोज एंड ये ब्रैकेट भी क्लोज। ठीक है। सो यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो वी हैव वर्क इज इक्वल टू पी ई ब्रैकेट स्टार्ट माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। इसको हम एडजस्ट कर लिखेंगे। सो वी हैव पोटेंशियल एनर्जी एज वर्क किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी के। सो यू इज इक्वल टू पी ई, एंड इसे मैंने एडजस्ट करके लिखा है। सो क्या आ जाएगा, पी ई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। ठीक है। सो सपोज आपको क्वेश्चन आ जाए कि डाइपोल को हम रोटेट कर रहे हैं फ्रॉम स्टेबल स्टेट टू अनस्टेबल स्टेट, तो आप थीटा 1 एंड थीटा 2 की वैल्यूज़ क्या लेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, स्टेबल के लिए थीटा 1 क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, अनस्टेबल के लिए थीटा 2 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है। सो ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो तब आपको जो लिमिट्स हैं वो खुद ही लगानी है, बिकॉज ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, इस आर्टिकल के स्पेशल केसेस आप खुद करेंगे। ठीक है। एंड थैंक यू।